नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और घर पर सकुशल होंगे। हम लोग एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं और उसी क्रम में हम लोग संविधान सभा का अध्ययन कर चुके हैं। अपनी पिछली लास्ट 2 लेक्चर में संविधान सभा के बारे में जो भी तथ्य बन सकते हैं संबंधित हम सब कुछ अध्ययन कर चुके हैं। और अब आज की क्लास में हम लोग भारतीय संविधान के स्रोत क्या हैं, हमने किस किस देश के संविधान से हम प्रेरित हैं उसका अध्ययन करेंगे और भारत के संविधान में जो अनुसूचियां वर्णित हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग नोट्स भी हाथ क्या तैयार किए जा रहे हैं, तो आप लोग अपना रजिस्टर लेकर बैठ जाइएगा नोट्स तैयार करने के लिए, क्योंकि नोट्स तैयार करना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, छात्र सिर्फ वीडियो को या लेक्चर को या क्लास को सिर्फ सुनते हैं, लेकिन सुनी हुई चीज़ कितने समय तक याद रहेगी, या फिर आपको याद नहीं रहेगा कि ये चीज़ हमने कहाँ से ली थी या कहाँ से सुनी थी। तो वो सब परेशानियों से बचने के लिए, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और 2, 4, 5, 10 दिन का समय बचेगा, उस वक्त आपके लिए नोट्स ही आपके मददगार साबित होंगे। इसके अलावा कोई भी चीज़ आपकी साथ नहीं दे पाएगी। तो हम लोग संविधान सभा का अध्ययन कर चुके हैं, इसलिए इसको ख़त्म करते हैं हम। अब लिखिएगा भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत, आप लोग शीर्षक दे दीजिएगा, भारतीय संविधान के स्रोत। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक तरफ तो देश लेंगे कि किस देश से लिया गया है और दूसरी तरफ कौन कौन सी विशेषताएं ली हुई हैं इसको लिखेंगे। तो एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में एक तरफ देश लिखेंगे, दूसरी तरफ जो जो विशेषताएं ली गई हैं उनका उल्लेख करेंगे। तो लिखना शुरू कीजिएगा आप लोग, और जिससे कि आपको एक पूरे नोट्स तैयार मिल जाए। लिखिएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड के संविधान से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं उसका वर्णन कर लेते हैं। तो देश में लिखिएगा अब इंग्लैंड, और इंग्लैंड के संविधान से क्या क्या लिया है इसको देखते हैं। लिखिए इंग्लैंड में लिखिएगा संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था, कोमा संसदीय विशेषाधिकार, कोमा संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, कोमा विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया, कोमा विधि का शासन, कोमा विधि का शासन, कोमा एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, कोमा सामूहिक उत्तरदायित्व, कोमा सामूहिक उत्तरदायित्व। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमने इंग्लैंड के संविधान से प्रेरित हुए हैं। नेक्स्ट लिखिएगा अमेरिका। अमेरिका के संविधान से किन किन चीज़ों से हम लोग प्रेरित हुए हैं। तो अमेरिका लिखिएगा, अमेरिका में लिखिएगा शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण, कोमा उपराष्ट्रपति का पद, शक्तियों का पृथक्करण, कोमा उपराष्ट्रपति का पद, कोमा मूल अधिकार, मूल अधिकार, कोमा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कोमा न्यायिक पुनर्अवलोकन, इस तरह लिखिएगा न्यायिक पुनर्अवलोकन, न्यायिक पुनर्अवलोकन। जुडिशरी रिव्यू कहते हैं जिसको, जुडिशरी रिव्यू या न्यायिक पुनर्अवलोकन, कोमा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया तथा न्यायाधीशों को हटाने की विधि, तथा न्यायाधीशों को हटाने की विधि, न्यायाधीशों को हटाने की विधि, कोमा राष्ट्रपति द्वारा तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होना, राष्ट्रपति द्वारा तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होना, कोमा विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण।
तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कहाँ से ली है? अमेरिका के संविधान से लिखी है। नेक्स्ट देश है कनाडा। कनाडा से कौन कौन सी चीज़ें ली है उसके बारे में देखते हैं। लिखिएगा, केंद्र व राज्यों के बीच विषय का बंटवारा। केंद्र व राज्यों के बीच विषय का बंटवारा। केंद्र व राज्यों के बीच विषय का बंटवारा, कोमा, अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां वो शक्तियां होती हैं, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने केंद्र और राज्य के बीच में, क्योंकि हमारे यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था है और संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत शक्तियों का बंटवारा रहता है केंद्र और राज्यों के बीच में। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो जिस पर कानून बनाने का अधिकार सामान्यतः राज्यों का होता है, और कुछ ऐसे विषय होते हैं जिस पर केंद्र कानून बनाता है। जबकि एक तीसरे प्रकार की होती है समवर्ती विषय, कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसा विषय है जो अभी उल्लेखित नहीं हुआ या जिसके बारे में लोग जानते नहीं है, जिसके बारे में कानून का निर्माण नहीं हुआ, ऐसे विषयों को कहा जाता है कि ये अवशिष्ट विषय हैं। और अवशिष्ट विषय जो अधिकार दिया जाता है वो केंद्र को दिया जाता है। जैसे आप लोग सोचिए कि जिस वक्त देश का संविधान बना था या संशोधन हुए उसके काफ़ी बाद तक, लेकिन उससे पहले इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट था ही नहीं तो उसके बारे में कोई उल्लेख हुआ नहीं। अब मान लीजिए इंटरनेट आया, इंटरनेट के साथ साथ उसके साथ बहुत सारे क्राइम आए, और क्राइम आने की वजह से अब उस पर कानून बनाने की अगर आवश्यकता हुई तुरंत, तो ये जो इंटरनेट और इंटरनेट की वजह से क्राइम हुए, ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट था, और नए सब्जेक्ट होने के कारण फिर इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को दिया गया। यानी कि इस तरह के विषय जो अचानक उत्पन्न हो और जिसका पहले से वर्णन ना हो, उन्हें अवशिष्ट विषय कहा जाता है, और अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो केंद्र सरकार को है। तो ये सब अवशिष्ट विषय के अंतर्गत या अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। कोमा लगा के लिखिएगा, कोमा, केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान। केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान, ठीक है, इसमें लिखिएगा और कोमा लगाकर, राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सलाह लिया जाना। राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सलाह लिया जाना। भारत के संविधान का अनुच्छेद 143 ये कहता है कि राष्ट्रपति विधि के संबंध में कोई भी राय सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर एक संविधान पीठ का गठन करता है और वो फिर अपनी राय देता है। सिर्फ एक जज की या दो जज की राय से काम नहीं चलेगा, उसके लिए एक प्रॉपर संविधान पीठ का गठन करना पड़ेगा, और उसके माध्यम से जो राय दी जाएगी फिर उसको माने या न माने वो राष्ट्रपति के ऊपर है, लेकिन संविधान पीठ के माध्यम से ही राय दी जा सकती है। नेक्स्ट देश लिखिएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची कोमा संसद की संयुक्त बैठक। संसद की संयुक्त बैठक। संसद की संयुक्त बैठक भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 108। ये संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। ये क्या करता है? संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। बहुत सारी जगह, कई सारी पुस्तकों में संयुक्त अधिवेशन शब्द का उल्लेख कर दिया जाता है, लेकिन हकीकत में भारत के संविधान में अधिवेशन जैसे शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है। उसके लिए संयुक्त बैठक ही कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि निम्न में से अनुच्छेद 108 के अंतर्गत शामिल है संयुक्त बैठक, संयुक्त अधिवेशन, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या पूछ लिया। दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसी एक ही चीज़ नहीं है। संयुक्त बैठक शब्द का उल्लेख किया गया है देश के संविधान में, संयुक्त अधिवेशन शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है। इस बात को आप लोग क्लियर रखिएगा। चलिए फ्रांस लिखिएगा। नेक्स्ट देश फ्रांस। फ्रांस से हम लोगों ने गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लिया है। क्या क्या चीज ली है? गणतंत्र शब्द का इस्तेमाल किया है या प्रेरित है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। देखिए फ्रांस की क्रांति के आदर्श वाक्य हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। हमने उनकी फ्रांसीसी क्रांति से इन चीज़ों को लिया है
स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, तो ये हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस के संविधान से। आयरलैंड के संविधान लिखेगा, नेक्स्ट देश लिखेगा आयरलैंड। आयरलैंड में लिखेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कॉमा, राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत किया जाना, राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत किया जाना। भारत की राज्यसभा में यह व्यवस्था की गई है कि भारत का राष्ट्रपति 12 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है और उनकी जो फील्ड है वो है साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, यानी कि इन क्षेत्रों के लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को, जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र के विशेषज्ञ हो सकते हैं या जानकार हो सकते हैं। उन लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। इस प्रकार की जो शक्ति है वो हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से ली है, या जो प्रक्रिया है उसको आयरलैंड के संविधान से लिया है। नेक्स्ट लिखिएगा दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका देखिएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में 368 में संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो ये हम लोगों ने कहाँ से ली है? दक्षिण अफ्रीका से ली है। कौमा, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया, आपको मालूम है कि 245 सदस्य हैं, अधिकतम 250 हो सकते हैं। 245 में से 233 का निर्वाचन होता है, 12 मनोनीत होते हैं। तो जो 233 है, इनको जो निर्वाचन की प्रक्रिया है कि इनका निर्वाचन किस प्रकार से किया जाएगा, इसका उल्लेख, इसकी विशेषता या इसकी प्रक्रिया को हम लोगों ने दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से लिया है। नेक्स्ट लिखिएगा आप लोग रूस। रूस कहीं पर USSR भी लिखा होता है, उसको रूस समझिएगा आप लोग। रूस से हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्यों को लिया है। मूल कर्तव्य, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा जर्मनी। जर्मनी से हम लोगों ने आपातकालीन प्रावधान लिए हैं। लिखिएगा आपातकालीन प्रावधान। जर्मनी से हम लोगों ने आपातकालीन प्रावधानों को लिया है। भारत में 3 प्रकार के आपातकालीन व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 352 में, आर्टिकल 356 में और आर्टिकल 360 में। 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात लगता है, राष्ट्रीय आपात। 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगता है और 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लगता है। वित्तीय आपातकाल लगता है, ठीक है। तो 3 प्रकार के आपातकालीन व्यवस्थाएं की गई हैं 352 में, 356 में और 360 में। ये सारी जो व्यवस्थाएं ये हमने जर्मनी के संविधान से ली है। और एक विशेषता और है, जैसे ही 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगता है, वैसे ही अनुच्छेद 359 अपने आप जीवित हो जाता है। मैं आगे पढ़ाऊंगा कि 359 क्या है, 358 क्या है, राष्ट्रपति के आदेश पर होता है 358, और 359 अब स्वतः अपने आप जिंदा हो जाता है। तो वो सब क्या है वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आपातकाल के समय में कुछ मौलिक अधिकार भी निलंबित कर दिए जाते हैं। आपको मालूम होगा अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर बाकी मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। 20 और 21 नहीं किया जाएगा किसी भी परिस्थिति में, लेकिन उसके अलावा जो मौलिक अधिकार हैं हमारे वो निलंबित कर दिए जाते हैं आपातकाल के दौरान। और उसका उपबंध भी हम लोगों ने जर्मनी के संविधान से प्रेरित होकर लिया है। देखिएगा कोमा लगाकर, आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन। आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन, ठीक है। जापान लिखिएगा। जापान से हम लोगों ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान से लिया है।
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, तो हम लोगों ने कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ से प्रेरित हुए हैं उन सब का हम लोगों ने एक बार लिख लिया। अब आप लोग शीर्षक दे दीजिएगा अनुसूचियाँ, शीर्षक दे दीजिएगा अनुसूचियाँ। आप लोग शीर्षक दे दीजिएगा अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ लिखिएगा, इसमें थोड़ा सा पॉइंट बना लीजिएगा, उसके बाद फिर हम समझा देते हैं इसके लिए। लिखिएगा, पहला पॉइंट बनाकर लिखिएगा। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियों का उल्लेख था, 8 अनुसूचियों का उल्लेख था, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, जब मूल संविधान बना था जिस वक्त, उस वक्त 8 अनुसूचियां थी। 8 के बाद 9, 10, 11, 12 विभिन्न संविधान संशोधन के माध्यम से सम्मिलित की गई हैं। तो मूल संविधान में 8 थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अब हम लोग एक एक अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह लिखना आप लोग, पहली अनुसूची। इसके नोट्स भी बनाएंगे, जहां पर समझाने की आवश्यकता होगी मैं वहां समझाऊंगा आपके लिए। पहली अनुसूची लिखिएगा। इसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। इसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। भारत के राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। देखिए, 2-3 चीजें समझ लीजिएगा इस जगह। पहली बात तो यह है कि जब हम लोग भाग 1 पढ़ेंगे तो भाग 1 का जो शीर्षक है वह भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र, और यहां पर भी राज्य क्षेत्र शब्द का उल्लेख हुआ है। इन दोनों में एक अंतर है। अगर कहीं पर लिखा हो भारत संघ तो इसका कुछ और अंतर है, और भारत का राज्य क्षेत्र लिखा हो तो इसका कुछ और अंतर है। ठीक है, भारत संघ लिखा हो, भारत का राज्य क्षेत्र लिखा हो, इन दोनों में हल्का सा अंतर है। अगर हम भारत संघ की बात करते हैं, जब कभी भी भारत संघ की बात करते हैं तो वर्तमान में जो 28 राज्य हैं हम उनका उल्लेख करते हैं, और जब राज्य क्षेत्र की बात की जाती है तो इसके साथ राज्यों के साथ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका भी उल्लेख होता है। अर्थात 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्य क्षेत्र के अंतर्गत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। तो इसका उल्लेख राज्य क्षेत्र के अंतर्गत दोनों चीज़ों का किया जाता है, दोनों स्थानों का किया जाता है, जबकि भारत संघ के अंतर्गत सिर्फ जो राज्य हैं 28 राज्य उनका ही उल्लेख किया जाता है। यहाँ पर राज्य क्षेत्र का उल्लेख है, इसलिए इसके अंतर्गत 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया जाता है। लिखिएगा, इसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। इस सूची में भारत के 28 राज्य, इस सूची में भारत के 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। ठीक है, तो अनुसूची 1 आपको हिसाब से हो गई। तो इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नामों का उल्लेख है। लिखिएगा, दूसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची लिखिएगा। इस अनुसूची के अंतर्गत संवैधानिक पदाधिकारियों के, इस अनुसूची के अंतर्गत संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख है। संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख है। वेतन का उल्लेख है, यानी कि जो पदाधिकारी हैं उनको कितना वेतन मिलेगा, इसका उल्लेख अनुसूची 2 में किया गया है। संवैधानिक पदाधिकारी कौन हो सकते हैं? जैसे राज्यपाल हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, या सीएजी हुआ, या मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुआ, या जो आपका चीफ जस्टिस है या जस्टिस है, ये लोग हुए। तो ये क्या संवैधानिक पद है, इनके को मिलने वाली सैलरी का, वेतन का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। ठीक है, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिएगा
इस क्रम में उपराज्यपाल शब्द का उल्लेख नहीं है। उपराज्यपाल शब्द का उल्लेख नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप लोग मुझसे पूछ सकते हो तो सर क्या उपराज्यपाल को सैलरी नहीं मिलती है? बिल्कुल मिलती है उपराज्यपाल को सैलरी, लेकिन उपराज्यपाल को उपराज्यपाल के रूप में नहीं मिलती है, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलती है। यानी कि क्योंकि आपको मालूम होगा कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, उपराष्ट्रपति शब्द का मैंने उपराज्यपाल लिख दिया, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में सैलरी नहीं मिलती है, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में सैलरी मिलती है। तो इस सूची में उपराष्ट्रपति शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, बल्कि उस जगह राज्यसभा के सभापति शब्द का उल्लेख किया गया। तो ये पहला ऐसा संवैधानिक पद है जिसमें उपराष्ट्रपति पद को वेतन का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि इसके स्थान पर राज्यसभा के सभापति का उल्लेख किया गया है। अर्थात जो सैलरी मिलती है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलती है, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में मिलती है। लिख लीजिए इस पॉइंट को, लिखिएगा। उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं मिलता, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, वेतन मिलता है। ठीक है, तो इस चीज का उल्लेख कर लीजिएगा आप लोग। उपराज्यपाल लिखा, इसको उपराष्ट्रपति कर लीजिएगा। ठीक है, लिखिएगा तीसरी अनुसूची देखिएगा। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उन लोग किस प्रकार से शपथ लेंगे, शपथ के प्रारूप का उल्लेख अनुसूची 3 में किया गया है। देखिएगा, इस अनुसूची के अंतर्गत संवैधानिक पदाधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख है। अब शपथ के प्रारूप का उल्लेख है तो आप लोग कहेंगे कि जितने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और सीएजी, चीफ जस्टिस जो भी लोग हैं, क्या उनकी सबका शपथ का प्रारूप का उल्लेख है? ज्यादातर संवैधानिक पदों के जो पदाधिकारी हैं उनकी शपथ के प्रारूप का उल्लेख अनुसूची 3 में है। लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है, बल्कि संबंधित अनुच्छेदों में है। जो इनसे संबंधित अनुच्छेद हैं उनमें ही इनकी शपथ के प्रारूप का उल्लेख है, अनुसूची 3 में नहीं है। लिख लीजिएगा नोट डालकर, या कैसे लिख लीजिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल की शपथ के प्रारूप का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है, बल्कि संबंधित अनुच्छेदों में है। अनुसूची 3। अनुसूची 4 पर आ जाते हैं हम लोग। लिखिएगा अनुसूची या चौथी अनुसूची या अनुसूची 4, कैसे लिख लीजिएगा, चौथी अनुसूची। अब चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यसभा से आपको मालूम होगा, राज्यसभा में जो सदस्य, देखिए नाम से मालूम पड़ता है राज्यसभा, यानी कि ऐसी सभा जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती हो। और जब राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है तो इनके सदस्यों का जो चुनाव होता है वो भी राज्यों से ही होता है। तो राज्यों से ही इनके सदस्यों का चुनाव होता है। तो इस सूची में क्या है कि किस राज्य से कितने सदस्य राज्यसभा के लिए लिए जाएंगे, एक लिस्ट है यहाँ पर लिखा हुआ पदों की संख्या और यहाँ लिखा हुआ राज्य। तो यहाँ पर इस तरह राज्य लिखे हुए हैं, उनके सामने उनकी पदों की संख्या लिखी हुई है कि इस राज्य से राज्यसभा में कितने सदस्य पहुंचेंगे। भारत और अमेरिका में एक अंतर है। भारत अमेरिका में सभी राज्यों के लिए समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। वहां पर हर राज्य से 2 प्रतिनिधि जाते हैं राज्यसभा के लिए, जो वहां का राज्यसभा है। 50 स्टेट है, 50 से 100 लोग पहुंचते हैं राज्यसभा में। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जनसंख्या के आधार पर डिसाइड किया गया है कि किस राज्य से कितने सदस्य राज्यसभा में जाएंगे। तो कितने जाएंगे उनका उल्लेख अनुसूची 4 में किया गया है। लिखिएगा, इसके अंतर्गत राज्यसभा के निर्वाचित होने वाले, इसके अंतर्गत
राज्यसभा में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या का उल्लेख राज्यवार किया गया है, राज्य के अनुसार किया गया है। अर्थात इस लिस्ट में क्या है, एक तरफ राज्य, एक तरफ पदों की संख्या है कि इस राज्य से कितने लोग जाएंगे राज्यसभा के लिए निर्वाचित होकर। तो चौथी अनुसूची में वो पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। अब अनुसूची 5 और अनुसूची 6, ये दोनों अनुसूची एक जैसी है, 5th और 6th, थोड़ा सा अंतर है। 5th क्या कहती है कि अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में वर्णन करती है। अर्थात अगर आप 4 राज्य छोड़ दें, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है, 4 राज्य में यहां लिख देता हूं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन 4 राज्यों को छोड़ दिया जाए, बाकी राज्य कितने बचे? 24 राज्य में कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जो अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र होंगे, आदिवासियों के क्षेत्र होंगे। उन क्षेत्रों को घोषित करना, किन किन जगह पर वो क्षेत्र हैं, इसका उल्लेख 5th अनुसूची में किया गया है। मतलब 4 राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों का जो स्थान का आवंटन है, कौन सा स्थान है, कौन सा क्षेत्र है, उसका वर्णन अनुसूची 5 में किया गया है। और इन 4 राज्यों से संबंधित जो अनुसूचित क्षेत्र हैं वो अनुसूची 6 में वर्णन किया गया है। लिख लीजिएगा अनुसूची 5। इसके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है अनुसूची 5 में। अनुसूची 6 में लिख लीजिएगा असम, मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा से संबंधित अनुसूचित तथा आदिवासी क्षेत्रों का उल्लेख है, अनुसूचित तथा आदिवासी क्षेत्रों का उल्लेख है अनुसूची 6 में। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि अनुसूचित क्षेत्रों को आवंटन करने का अधिकार किसके लिए, कौन सा क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र होगा, कौन सा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र होगा, ये बात डिसाइड करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। अनुसूची 5 के विषय पर राज्यपाल के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति उन क्षेत्रों को आदिवासी तथा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है। क्लियर है? तो इसका अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, लेकिन राज्यपाल के प्रतिवेदन पर। तो ये बात यहाँ पर याद रखिएगा, 4 लिख लीजिएगा आप लोग। 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची 7th। देखिए इसके अंतर्गत क्या है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ठीक है, लिखिएगा इसके अंतर्गत राज्यों के बीच, राज्यों तथा केंद्र के बीच, इसके अंतर्गत राज्य तथा केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 3 सूचियां होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियां इसके अंतर्गत आती हैं। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। संघ सूची ऐसी सूची होती है, इसमें वर्णित विषयों पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार होता है, केंद्र को कानून या विधि बनाने का अधिकार होता है, कानून बनाने का अधिकार होता है, का अधिकार होता है, केंद्र को कानून बनाने का अधिकार होता है। इसके अंतर्गत आप विषय पूछेंगे तो 100 विषय इसके अंतर्गत है, 100 विषय। राज्य सूची में लिखिएगा आप लोग, राज्य सूची में लिखिएगा। देखिए राज्य सूची के बारे में जो लिख देते हैं और पढ़ा देते हैं लोग सामान्यतः, वो ये कहते हैं कि राज्य सूची के अंतर्गत राज्यों को कानून बनाने का अधिकार होता है। ये बिल्कुल सही है, राज्यों को कानून बनाने का अधिकार होता है, लेकिन राज्य सूची के अंतर्गत हम इस तरह लिखेंगे क्योंकि कुछ विशेष परिस्थितियों में अगर राज्यसभा अपने सदस्यों के 2/3 बहुमत से इस बात को पारित कर दे कि अमुक विषय पर केंद्र को कानून बनाने की हम शक्ति प्रदान करते हैं, तो उस परिस्थिति में 1 साल के लिए केंद्र राज्य के राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है। अगर ये समझा जाए कि ये वर्तमान में संघ के या केंद्र के काम का विषय बन जा गया है,
तो उस पर राज्य ये अनुमति दे देता है केंद्र के लिए कि वह भी कानून बना सकता है। तो हम इस तरह नहीं लिखेंगे कि 100% या पूर्णतः या एब्सोल्यूट राइट है स्टेट का इस पर कानून बनाने का, विशेष परिस्थितियों में केंद्र भी बना देता है। ठीक है, तो इसको इस तरह लिखिएगा, इसमें लिखिएगा सामान्यतः राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार है। सामान्यतः राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, सामान्यतः। ठीक है, क्योंकि अगर राज्य चाहे तो 1 साल के लिए केंद्र से राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है। ये हम लोग आगे चलकर राज्यसभा की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर इसके अंतर्गत विषयों को पूछा जाए कि वर्तमान में इसके अंतर्गत कितने विषय शामिल हैं, तो लिखिएगा 62 विषय, 62 विषय इसके अंतर्गत है। ठीक है, समवर्ती सूची क्या होती है कि इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों लोग कानून बना सकते हैं। कुछ विषय ऐसे होते हैं, शिक्षा है, शिक्षा पे केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है। स्वास्थ्य है, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो समवर्ती सूची ऐसी विषय होती है जिस पर केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, दोनों कानून बना सकते हैं। अगर इसके अंतर्गत विषयों को पूछे तो 52 विषय इसके अंतर्गत आते हैं, 52 विषय। अब एक बात यहाँ पर और पॉइंट नोट करने वाली है, चाहे इसी के नीचे लिख लेना आप लोग। एक बात और नोट करने वाली है कि अगर मान लो एक ही विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ने कानून बना लिए तो किसके कानून को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर किसी विषय पर, एक ही सब्जेक्ट पर केंद्र और राज्य दोनों ने कानून बना लिए, उस परिस्थिति में केंद्र के कानून को प्राथमिकता दी जाएगी, जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो केंद्र के कानून को दी जाएगी। ठीक है, राज्य के कानून की अपेक्षा केंद्र को ज़्यादा मजबूत बनाया गया है और यही कारण है कि उसके केंद्र के बनाए हुए कानून को प्राथमिकता दी जाएगी। अब लिखिएगा अनुसूची 8, अनुसूची 8 लिखिएगा, अनुसूची 8। अनुसूची 8 में क्या है, इसके अंतर्गत जो भाषाओं का उल्लेख किया गया है, भारत के संविधान में जिन भाषाओं का उल्लेख है वो अनुसूची 8 के अंतर्गत लिखिए। तो 8 अनुसूची लिखिएगा, 8th अनुसूची, और इसके अंतर्गत बना के लिखिएगा, इसके अंतर्गत विभिन्न भाषाओं को मान्यता दी गई है, इसके अंतर्गत विभिन्न भाषाओं को मान्यता दी गई है। दूसरा पॉइंट बना के लिखिएगा, मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था, मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था, 14 भाषाओं का उल्लेख था। देखिएगा इसी में 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा, 21वें संविधान संशोधन 1967, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा, 1967 के द्वारा सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में स्वीकार किया गया, सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, अब इसके बाद इसी में लिखिएगा 71वें संविधान संशोधन, 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, 1992 के द्वारा, 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी को इस सूची में शामिल किया गया, नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी को इस सूची में शामिल किया गया 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। अब कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 15वीं, 16वीं, 17, 18, अभी 4 भाषाएं बची हैं और शामिल की जाएंगी। वर्तमान में 22 भाषाएं इसके अंतर्गत हैं। ठीक है, अब लिखिएगा, इसी में लिखिएगा 92वें संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन 2004 के द्वारा, 92वें संविधान संशोधन 2004 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, लिख देता हूं मैं, बोडो, डोगरी,
मैथिली तथा संथाली को इस सूची में शामिल किया गया था। तो 18, 19, 20, 21 और 22, ठीक है। लिखिएगा इसमें वर्तमान में इस अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। वर्तमान में इस अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं, ठीक है। तो यह आपकी रही 8वीं अनुसूची। अब बात करते हैं नवी अनुसूची। देखिए यहां तक ही मूल संविधान में था, अब इसके बाद संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया जाएगा नवी अनुसूची। नवी अनुसूची इसके अंतर्गत क्या है, इसका इतिहास है पूरा समझना पड़ेगा। नवी अनुसूची के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई थी कि इस अनुसूची में शामिल विषय पर जुडिशली रिव्यू नहीं हो सकता, न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता, ऐसी व्यवस्था की गई थी। तो इसमें उन विषयों को शामिल किया जाता था जो जुडिशली रिव्यू के बाहर रहते थे, जिस पर न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता था। लिखिएगा इस सूची में शामिल कानूनों को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, इसको प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा शामिल किया गया था। 1951 के द्वारा शामिल किया गया था। इसको प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा शामिल किया गया। थोड़ा सा पृष्ठभूमि समझ लीजिए इसकी। हुआ यूँ था कि देश नया नया आज़ाद हुआ था और समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देश में तो विकास करना था। विकास करने के लिए कहीं पर रेलवे लाइन बिछानी है, कहीं पर एयरपोर्ट बनाना है, कहीं पर अस्पताल बनाना है, कहीं पर कॉलेज बनाना है, कहीं फैक्ट्री बनानी है। तो इन सब व्यवस्थाओं के लिए ज़मीन चाहिए। अब ज़मीन जब चाहिए तो उस वक्त, जिस वक्त की हम लोग बात कर रहे हैं, उस वक्त संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार हुआ करता था अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 के द्वारा। तो जब किसी की भूमि को अधिग्रहित किया जाता था, मजबूरी है, मान लीजिए कि यहाँ पर पूरे में एक एयरपोर्ट बनना है, बाकी समय दीदी इस वाली ज़मीन वाले को नहीं बेच रही है, बोला मैं तो नहीं बेच रहा, ये तो मेरी ज़मीन है। अब आप क्या कर लेंगे, आपको एयरपोर्ट बनाना है तो ऐसा नहीं इस जगह को छोड़कर आप बाकी जगह एयरपोर्ट बना लो, तो आपके लिए इस ज़मीन को भी लेना पड़ेगा। अब इसके लिए बहुत सारे कानून बनाए गए, लेकिन उन सारे कानूनों के लिए लैंड रिफॉर्म, बहुत सारे एक्ट बनाए गए, भूमि संरक्षण अधिनियम बनाए गए, लेकिन उन सारे को, क्योंकि वो उस वक्त मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, तो कोर्ट में चैलेंज किया जाता रहा, है ना। बहुत सारे केसेस में चैलेंज किया गया। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू सोच रहे क्या किया जाए, तो उन्होंने क्या करा, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा एक ऐसी अनुसूची बना दी गई जिसमें डाले गए विषयों पर न्याय का पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता, जुडिशरी रिव्यू नहीं किया जा सकता था। तो जितने भी लैंड रिफॉर्म के कानून थे उनको नवी अनुसूची में डाल दिया गया। तो उस वक्त तक व्यवस्था ये थी कि जितने भी लैंड रिफॉर्म के कानून थे वो नवी अनुसूची में डाल दिए गए। लेकिन क्या हर सारे केस में हर केस में ये व्यवस्था है कि आप किसी भी कानून को इस अनुसूची में डाल दें और उसका जुडिशियली रिव्यू ना हो? इसके लिए व्यवस्था की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उन्होंने एक केस का नाम लिया जिसका नाम था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का उल्लेख किया गया, जो कि 1973 में जिसका रिजल्ट आया था 1973, और तारीख थी 24 अप्रैल 1973। 24 अप्रैल 1973 को एक रिजल्ट आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का, और व्यवस्था की गई कि 24 अप्रैल 1973 के पहले जिन कानूनों को नवी अनुसूची में डाला गया है उनका जुडिशियली रिव्यू नहीं होगा, उनका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा, जो 24 अप्रैल 1973 से पहले नवी अनुसूची में डाले गए थे। लेकिन अगर 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई कानून डाला जाता है नवी अनुसूची में, और यदि वह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूलभूत अवधारणा को क्षति पहुंचाता है, तो उसका जुडिशियली रिव्यू हो जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर का यानी कि मूलभूत संरचना कह दो,
है ना, मूलभूत जो संरचना का कॉन्सेप्ट आया था या बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट आया था वो केशवानंद भारती के केस में आया था। ये है क्या, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपके लिए। केशवानंद भारती के केस में आया था कि भारत की संसद को भारत के संविधान में किसी भी स्थिति पर जाकर संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वह बेसिक स्ट्रक्चर को यानी कि मूलभूत संरचना को, मूल आधारभूत संरचना को क्षति नहीं पहुंचा सकती। बहुत सारे विषय हैं इसमें। एसआर बॉम्बे की केस में पंथ निरपेक्षता को कहा गया, बहुत सारे मसलों में इसमें भी कहा गया, राजनारायण के केस में भी कुछ कहा गया। ठीक है, निष्पक्ष चुनाव करना, निष्पक्ष चुनाव होना बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है, राजनारायण के केस में था। तो बेसिक स्ट्रक्चर को अगर क्षति पहुंचाई जाएगी और ऐसे विषय को नवी अनुसूची में डाल दिया गया है, तब उसका न्यायिक पुनर्विलोकन होगा और तारीख डिसाइड कर दी गई 24 अप्रैल 1973 के बाद से। इससे पहले भले ही वो आधारभूत संरचना का उल्लंघन कर रहा हो, तब भी उसका जुडिशियली रिव्यू नहीं हो सकता, लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद के कानूनों को जिनको नवी अनुसूची में डाला है उनका जुडिशियली रिव्यू हो सकता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, लिखिएगा। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इसको प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, इसको प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, प्रारंभ में भूमि सुधार से संबंधित कानूनों को इस अनुसूची में डाला गया था। प्रारंभ में भूमि सुधार से संबंधित कानूनों को इस अनुसूची में डाला गया था। ठीक है, लिखिएगा इसमें। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में, 1973 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि यदि कोई कानून 24 अप्रैल 1973 से पहले इस सूची में शामिल किया गया है, 24 अप्रैल 1973 से पहले इस सूची में शामिल किया गया है, तो वह न्यायिक पुनरीक्षण की सीमा से बाहर रहेगा, तो वह न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति से बाहर रहेगा, अर्थात उसकी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन यदि कोई विषय 24 अप्रैल या उसके बाद नवी अनुसूची में शामिल किया गया है, 24 अप्रैल या उसके बाद नवी अनुसूची में शामिल किया गया है और वह भारत के संविधान के आधारभूत संरचना का, ब्रैकेट में बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेना, आधारभूत संरचना का उल्लंघन करता है, तो उसका न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है, उसका न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियली रिव्यू हो सकता है। ठीक है, 24 अप्रैल या फिर उसके बाद नवी अनुसूची में शामिल किया गया है तो उसका जुडिशियली रिव्यू हो सकता है। लिख लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा। वर्तमान में इसमें 284 विषय शामिल हैं, 284 विषय शामिल हैं। वर्तमान में इसमें 284 विषय शामिल हैं। ठीक है, तो ये बात रही नवी अनुसूची की, इंपॉर्टेंट थी ये वाली बात, और इससे संबंधित प्रश्न आपके बन जाते हैं। लिखिएगा 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची लिखिएगा। इसमें इसके अंतर्गत दल बदल संबंधी कानून, दल बदल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत दल बदल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत दल बदल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। 10वीं अनुसूची में लिख रहे हैं हम लोग, इसके अंतर्गत दल बदल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। दल बदल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है।
ठीक है, जो प्रावधान है वो क्या है, दल बदल संबंधी प्रावधान है। अब चूंकि 10वीं अनुसूची है, क्योंकि 8 अनुसूचियां हमारे मूल संविधान में थी, बाकी को बाद में शामिल किया, तो इसको भी बाद में शामिल किया गया होगा। इसको 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा भारत के संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। लिखिएगा, दूसरा पॉइंट बना के लिखिएगा, इसको 52वें संविधान संशोधन, इसको 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा शामिल किया गया था। उसमें राजीव गांधी की सरकार थी, उन्होंने इसको कानून बनाया था, 1985 के द्वारा शामिल किया गया था। इसको 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा शामिल किया गया था। हुआ यूँ था कि इंदिरा गांधी की मृत्यु 1984 में होती है, और उसके बाद जब इलेक्शन होते हैं तो उसमें कांग्रेस पार्टी को बढ़ चढ़कर मतलब बहुत बहुमत प्राप्त हुआ, 400 कुछ सीटें प्राप्त हुई, शायद 413 या 412 सीटें प्राप्त हुई थी। भारत के इतिहास में पहली बार मतलब इतना प्रचंड मेजोरिटी आई थी। तो राजीव गांधी को लगने लगा कि ऐसा ना हो कि दल बदल हो, हॉर्स ट्रेडिंग हो जाए, इसको हॉर्स ट्रेडिंग भी कहा जाता है। तो उन्होंने इसको रोकने के लिए इस कानून को लेकर आए। अब दल बदल संबंधी कानून है क्या, इसको समझिए। वो ये कहते हैं कि मान लीजिए 2 पार्टियां हैं, एक पार्टी एक्स है, एक पार्टी वाई है। एक्स पार्टी के जो उस समय प्रावधान था, एक्स पार्टी के यदि जो जीते हुए सदस्य हैं उसके 1/3 सदस्य हैं, 1/3 या उससे अधिक सदस्य, 1/3 या अधिक सदस्य अपनी पार्टी को छोड़कर बाई पार्टी में चले जाते हैं, बाई पार्टी में चले जाते हैं, 1/3 सदस्य अपनी पार्टी को 1/3 या उससे अधिक सदस्य अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो इनकी सदस्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि 1/3 सदस्य से कम सदस्य अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। ठीक है, 1/3 सदस्य, मान लीजिए किसी के 30 सदस्य हैं किसी पार्टी के, तो 10 या 10 से अधिक सदस्य अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाएं तो उनकी सदस्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 9 सदस्य गए तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो उन्होंने उस वक्त के हिसाब से सोचा कि बहुत अच्छा प्रावधान कर दिया हमने। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में भी लोग एक दल से दूसरे दल में जाने लगे। तब फिर इसके में 2003 में 91वां संविधान संशोधन किया गया और इस 1/2 के स्थान पर 2/3 कर दिया गया। लिख लीजिएगा 2003 में 91वां संविधान संशोधन के माध्यम से, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इस सीमा को 2/3 कर दिया गया। इस सीमा को 2/3 कर दिया गया। यानी कि वर्तमान में जो स्थिति है वो स्थिति यह है कि यदि किसी पार्टी के 2/3 या उससे अधिक सदस्य एक दल से दूसरे दल में चले जाते हैं तो उनकी सदस्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर उससे कम जाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। तो इस सीमा को 1/3 के स्थान पर 2/3 कर दिया गया। तो ये दल बदल संबंधी प्रावधान थे जो कि 10वीं अनुसूची में है। देखिएगा 11वीं अनुसूची, अनुसूची 11, 11th अनुसूची या अनुसूची 11। देखिएगा अब अनुसूची 11 क्या है। इसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख है। इसमें वो सारे कार्यों का उल्लेख है जो पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा किए गए। आपको मालूम होना चाहिए कि पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रावधान किया गया था 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। 73वें के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का और 74 के द्वारा नगर पालिका और नगर निगम की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, लिख लीजिएगा। इस अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा, इस अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों का जो विषय है वो 29 है, 29 कार्यों का उल्लेख किया जाता है। 29 कार्यों का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, लिखिएगा, इसी में लिखिएगा। इस अनुसूची को 73 में
संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा शामिल किया गया था। इस अनुसूची को 73 में संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा सम्मिलित किया गया था, शामिल किया गया था। ठीक है, 11वीं अनुसूची हो गई। अब लिखिएगा 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। इसमें लिखिएगा इसके अंतर्गत नगर पालिकाओं तथा नगर निगमों के द्वारा किए जाने वाले 18 कार्यों का उल्लेख है। 18 कार्यों का उल्लेख है। 18 कार्यों का उल्लेख है। 18 कार्य हैं, उसमें 29 विषय हैं, इसमें 18 विषय हैं। ठीक है, 12वीं अनुसूची में एक बार स्टेट पीसीएस में सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से ही क्वेश्चन आ गए थे कि 11वीं अनुसूची में कितने विषयों का उल्लेख है, 12वीं अनुसूची में कितने विषयों का उल्लेख है। तो 29 और 18 विषयों का उल्लेख है, लिख लीजिएगा इसको। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा शामिल किया गया था। 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा सम्मिलित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर अनुसूचियाँ हमारी कंप्लीट होती हैं। अब कल से नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रस्तावना पर बात करेंगे, फिर प्रस्तावना के बाद भारत के संविधान में प्रवेश कर जाएंगे, फिर भाग के अनुसार कार्य करेंगे। तो आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, मुझे उम्मीद है, और नोट्स जरूर बनाइएगा ना, सुन के मत छोड़ दीजिएगा, क्योंकि कितना समय तक याद रह सकता है ये इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन अगर आप याद रख पा रहे हैं तो फिर नोट्स की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जरूर एक डायरी ले लीजिएगा, रजिस्टर ले लीजिएगा, उस पर लिखिए जरूर, है ना, जिससे कि आप जब भी आवश्यकता हो, क्योंकि हर वक्त फ़ोन या नेट नहीं है या वीडियो नहीं मिल पा रही है जहाँ पर हम लोगों ने ये सब कुछ लिखा था या पढ़ा था जहाँ से, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग कल अपने नेक्स्ट टॉपिक से बात करेंगे। अभी तक संविधान सभा और हमारी अनुसूचियाँ और संविधान के स्रोतों का हम लोगों ने उल्लेख कर लिया है। आगे से हम अन्य प्रस्तावना पर आकर वहाँ से चर्चा करना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो आप मुझको अनुमति दीजिएगा और जुड़े रहिएगा पंचऋषि क्लासेस से। पूरा कोर्स कराऊंगा मैं और निश्चित रूप से आप लोगों को नोट्स भी प्रिपेयर होंगे। तो मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।